बच्चों, आज हम 6 यूनिट का 21 चैप्टर जो कि जूलॉजी का पार्ट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। मानव का अध्यावरणीय तंत्र या इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अध्यावरणीय तंत्र क्या है। तो हमारे शरीर में जो बाह्य आवरण होता है वो कौन सा होता है? त्वचा। त्वचा और त्वचा से जो व्युत्पन्न जो संरचनाएं हैं, त्वचीय व्युत्पन्न, जैसे कि रोम हो गए, बाल हो गए, नाखून है, ठीक है, हॉर्न है, इस तरह से जितनी भी त्वचा से व्युत्पन्न संरचनाएं हैं और त्वचा से मिलके जो बना सिस्टम है उसे ही क्या कहते हैं? अध्यावरणीय तंत्र कहते हैं या इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम कहते हैं। तो त्वचा जो है ये सबसे बड़ा ऑर्गन होता है हमारे शरीर में। त्वचा के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। ये जो है इसकी औतिकी हम देखेंगे किस किस से मिलके बना होता है। जो स्किन है इसमें 2 लेयर पाई जाती है। एक है अधिचर्म जिसे कहते हैं एपिडर्मिस और दूसरी होती है चर्म या जिसे कहते हैं डर्मिस। क्लियर है? एपिडर्मिस और डर्मिस ये 2 लेयर होती हैं स्किन की। अब एपिडर्मिस को हम डिटेल से देखेंगे कि ये जो है किस किस से मिलके बनी होती है, कितनी लेयर्स इसमें पाई जाती हैं। तो एपिडर्मिस की बात की जाए तो ये भ्रूणीय एक्टोडर्म से मिलके बनी होती है। जो भ्रूणीय स्तर होते हैं वो 3 जनन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो ये किससे मिलके बनी होती है? एपिडर्मिस भ्रूणीय एक्टोडर्म से जो है ये बनती है। याद रखना है अच्छे से इसको। और दूसरी बात, इसमें ब्लड वेसल्स जो रुधिर वाहिनी हैं वो नहीं पाई जाती हैं। रुधिर वाहिनियाँ इसमें एब्सेंट होती हैं, नहीं पाई जाती। और जो एपिडर्मिस है ये कुछ स्थानों पर मोटी होती है और कुछ पर पतली होती है। जहाँ पर रगड़ लगती है वहाँ पर ये अधिक मोटी होती है, जैसे कि तलुए हैं और हथेली है, यहाँ पर ये मोटी पाई जाती है इसकी लेयर। जबकि जो नेत्र है और कॉर्निया है वहाँ पर ये क्या होती है? पतली होती है। ठीक है। अधिचर्म में अनेक जो है परतें पाई जाती हैं, इसलिए इसे बोलते हैं स्तरीय एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, स्तरीय एपिथेलियल टिश्यू। ये पूछा जाता है, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं इस पर किस प्रकार का टिश्यू है ये? स्तरित एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि इसमें बहुत सी जो है वो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। अधिचर्म भी कई जो है ये कुल मिलाकर के 5 स्तरों से मिलके बनी होती हैं। इसमें 5 लेयर्स पाई जाती हैं, 5 लेयर्स होती हैं, 5 परतें पाई जाती हैं। और जबकि चर्म जो होती है ये 2 परतों से मिलके बनी होती है। तो हम अधिचर्म को जो है डिटेल से इसको पढ़ेंगे। चित्र में आप त्वचा का उदर्क काट देख रहे हैं, एलएस देख रहे हैं। जो मैंने बताया था आपको कि जो त्वचा है वो 2 स्तरों से बनी है, अधिचर्म और चर्म। तो जो एपिडर्मिस है उसमें मैंने बताया आपको कि 5 लेयर्स जो हैं वो पाई जाती हैं। 5 लेयर्स नीचे से ऊपर की तरफ, जैसे ये इतना जो पोर्शन है ये 5 लेयर्स हैं। स्ट्रेटम मैलपिकी, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम और स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो ये भीतर से बाहर की तरफ है, ठीक है, क्योंकि चर्म जो है वो इतनी है और ये अधिचर्म जो है वो इतनी है। तो चर्म के ऊपर की तरफ भीतर से बाहर की ओर ये 5 स्तर जो हैं पाए जाते हैं। अच्छे से इनके नाम याद रखने हैं। 1 बाय 1 इनके सबके डिटेल्स जो है हम देखेंगे कि किसका क्या फंक्शन होता है, क्या इसमें विशेषता होती है इनके स्तरों की। तो ये चित्र है, चित्र भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसका, तो ये भी अच्छे से बच्चों तैयार कर लेना। अब बात आती है अधिचर्म की। 5 स्तर होते हैं। सबसे भीतरी स्तर जो होता है वो होता है स्ट्रेटम मैलपिगी या अंकुरण स्तर। अंकुरण स्तर या स्ट्रेटम मैलपिगी जो स्तर है यह सबसे भीतरी स्तर है, ठीक है, और जो किससे लगा हुआ होता है? चर्म से लगा हुआ होता है। स्ट्रेटम जो मैलपिगी स्तर है वो आपको बताया मैंने सबसे भीतरी स्तर होता है। और इस स्तर की विशेषता होती है कि इसकी कोशिकाएं जो होती हैं लिविंग होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं। चर्म के ठीक बाहर की ओर ये स्तर होता है और चर्म के बिल्कुल सटा हुआ रहता है ये। और इसकी कोशिकाओं की एक और विशेषता है कि इसकी सभी कोशिकाएं स्तंभाकार होती हैं, ठीक है, इस तरह से इसकी कोशिकाओं का शेप है, स्तंभाकार होती हैं इसकी कोशिकाएं। और
चर्म में स्थित जो रुधिर कोशिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स हैं, चूँकि एपिडर्मिस में नहीं पाई जाती ब्लड वेसल्स, तो जो एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं हैं वो पोषण कहाँ से प्राप्त करती हैं? चर्म में स्थित जो रुधिर कोशिकाएं हैं, क्योंकि ये जो स्तर है स्ट्रेटम मैलपिगी, ये चर्म के बिल्कुल पास में है, तो इसमें फैली जो ब्लड वेसल्स है उनसे ये डायरेक्ट जो है पोषण प्राप्त करता है। एक टर्म आती है रेटेपैक्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है और पिछले एग्ज़ाम में आ भी चुकी है। रेटेपैक्स क्या है और ये संरचना कहाँ पाई जाती है? तो ये संरचना त्वचा में पाई जाती है। और क्या है ये जो आप लेयर देख रहे हैं स्ट्रेटम मैलपिगी, आप देख रहे हैं ये इस तरह से उभार और गर्त हैं इसमें, तो ये चर्म में जो है धसी हुई रहती है और इसके जो किनारे हैं, ये जो कगारें हैं, ये उभरी हुई रहती हैं। इन्हीं उभरी हुई जो कगारें हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? रेटेपैक्स कहा जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है। रेटेपैक्स क्या है? जो उभरे हुए किनारे हैं अंकुरण स्तर के, चर्म में जो उभरे हुए किनारे हैं या जो कगारें हैं उन्हें क्या कहते हैं? रेटेपैक्स कहते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस मैलपिगी जो स्तर है इसमें वर्णक कोशिकाएं पाई जाती हैं, पिगमेंटेड सेल प्रेजेंट होती हैं। और कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? मिलेनिन वर्णक पाया जाता है, जिसकी वजह से त्वचा का जो रंग है वो सभी का अलग अलग होता है। तो पिगमेंट कौन सा होता है इस स्तर में? मिलेनिन पिगमेंट पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाओं के बीच बीच में स्थित होती है मिलेनिन कोशिकाएं, जिसके कारण से त्वचा का रंग आता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से स्तर में जो है वर्णक कोशिकाएं पाई जाती हैं, या जो त्वचा का रंग है किस वर्णक की वजह से होता है? वो वर्णक है मिलेनिन, और वर्णक कोशिकाएं अंकुरण स्तर में पाई जाती हैं। क्लियर है बच्चों? स्ट्रेटम जो मैलपिगी है या जो अंकुरण स्तर है, इसके ऊपर की तरफ जो स्तर होता है उसे कहते हैं शूल स्तर या स्पाइनोसम स्तर, स्ट्रेटम स्पाइनोसम। इस स्तर की विशेषता होती है कि इसकी जो कोशिकाएं हैं वो आप देख रहे हो बहुकोणीय होती हैं और शाखित दिखाई देती हैं। बहुकोणीय और शाखित होने के कारण ये एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़ी रहती हैं, इसलिए इसका कार्य क्या होता है? अधिचर्म को दृढ़ता प्रदान करने का यह कार्य करती है। और जस्ट किसके ऊपर स्थित होती है? स्ट्रेटम मैलपिगी के जस्ट ऊपर पाई जाती है स्ट्रेटम स्पाइनोसम या शूल स्तर। क्लियर है? तीसरी जो लेयर है उसे कहते हैं कणी स्तर या स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम। ठीक है, ये जो स्ट्रेटम स्पाइनोसम के ऊपर की तरफ ये आप देख रहे हो, यह स्तर क्या है? स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम है। इस स्तर ये जो होती है ये 5 से 6 परतीय होती है। 5 से 6 इसकी लेयर्स पाई जाती हैं। चित्र में आपको 2 ही दिखाई गई हैं, लेकिन ये 5 से 6 स्तरीय होती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इनके कोशिका द्रव्य में केरेटोहाइलिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। इनकी कोशिका द्रव्य में केरेटोहाइलिन नामक प्रोटीन के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी परत में जो है केरेटोहाइलिन के कण मिलते हैं? स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम में। या स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम में पाए जाने वाले कण जो है किस पदार्थ के बने होते हैं? केरेटोहाइलिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको याद रखना है। फोर्थ इसकी लेयर है स्ट्रेटम ल्यूसिडम। ठीक है, जो कि स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम के जस्ट ऊपर पाई जाती है। जो आप देख रहे हैं ये क्या है? स्ट्रेटम ल्यूसिडम है, या इसे स्वच्छ स्तर भी कहा जाता है। ये 3 से 4 परतीय होती है और चपटी कोशिकाओं से मिलके बना स्तर होता है। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें याद रखनी है आपको कि इनके कोशिका द्रव्य में एलिडिन नामक जो है पदार्थ भरा रहता है। कौन सा पदार्थ? एलिडिन पदार्थ भरा रहता है, जिसका निर्माण केरेटोहाइलिन के विघटन से होता है। जो इसके लेयर के नीचे जो लेयर थी जिसका क्या नाम था? कणी स्तरीय स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, इसमें कौन सा पदार्थ भरा था? केरेटोहाइलिन नामक प्रोटीन के कण थे। तो केरेटोहाइलिन जब विघटित हो जाता है तो उससे बना पदार्थ कौन सा होता है? एलिडिन होता है। इसके कारण जो है इनका केंद्रक भी नष्ट हो जाता है और कोशिकाएं कैसी होती हैं? पारदर्शी हो जाती हैं। ठीक है, इसकी कोशिकाएं बिल्कुल पारदर्शी दिखाई देती हैं। इस स्तर को अवरोधक स्तर भी कहा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और अवरोधक स्तर होने के कारण ये क्या है? त्वचा जल रोधी हो जाती है। इस स्तर की वजह से त्वचा जो है वो जल रोधी हो जाती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस स्तर की वजह से त्वचा जो है वो जलरोधी हो जाती है। वो स्तर है स्ट्रेटम ल्यूसिडम, और इसमें कौन सा पदार्थ होता है, एलिडीन पदार्थ होता है, जो कि केरेटोहेलिन के विघटन से बनता है, जिसके कारण केंद्रक नष्ट हो जाता है इन कोशिकाओं का। कोशिकाएं बिल्कुल पारदर्शी सी हो जाती हैं, और इस स्तर का दूसरा नाम है अवरोधक स्तर। क्लियर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये भी। और सबसे बाहर की तरफ जो स्तर पाया जाता है, जो भीतर से बाहर की तरफ में पांचवा जो स्तर है, या बाहर से हम कहें तो ये पहला स्तर है, जिसे कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम या किरण स्तर। सबसे बाहर की तरफ स्थित होता है ये, और इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, चपटी और पतली और शल्काकार होती हैं, जैसे कि आपको चित्र में भी दिखाई गई हैं, शल्क के आकार की होती है, शल्काकार होती हैं। क्लियर है। इसकी कोशिकाएं निर्जीव होती हैं, और यह सबसे मोटा स्तर है। लगभग 8 से 10 परतें जो हैं इस स्तर में पाई जाती हैं। दूसरा इसमें याद रखना है कि ये जो केरेटोहेलिन जो पदार्थ नष्ट हो गया था, तो एलिडीन युक्त जो इनका कोशिका द्रव्य है वो सूख जाता है, जिससे जो मृत पदार्थ है या केराटिन में ये बदल जाता है। जो एलिडीन था जिस इसमें यहाँ से आते आते इसमें उनकी कोशिकाओं में ये पदार्थ जो है, इसकी वजह से इनका कोशिका द्रव्य सूख जाता है, और मृत पदार्थ जो है केराटिन में परिवर्तित हो जाता है, जिससे जो हमारे नाखून वगैरह हैं वो केराटिन के बने होते हैं। तो ये केराटिन जो है इसमें परिवर्तित हो जाता है, और ये तलवों और हथेली पर जो है यह स्तर बहुत मोटा पाया जाता है। दूसरी बात आपको बता दें, जो किरण स्तर है या जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है, इनकी कोशिकाएं निर्जीव होती हैं, और लगातार जो है अंकुरण स्तर से लगातार वृद्धि के कारण ये ऊपर की ओर खिसकती रहती हैं। ठीक है, ऊपर की ओर सरकती रहती हैं, जैसे स्किन उतरती है ना, तो वो इसी वजह से होती है, त्वचा से अलग होती रहती है, यानी त्वचा की सफाई होती रहती है, और जिससे त्वचा जो है वो जीवाणु रहित हो जाती है। क्लियर है। एक टर्म आती है जिसे कहते हैं श्रृंगी भवन या केराटिनाइजेशन। ये क्या होती है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो उसको भी याद रखना कि जो अधिचर्म की बाहरी कोशिकाओं में, अभी बताया था आपको स्ट्रेटम कॉर्नियम में क्या होता है, केराटिन बन जाता है। तो इसी केराटिन बनने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, केराटिनाइजेशन या श्रृंगी भवन कहा जाता है। अधिचर्म की सबसे बाहरी कोशिकाओं में निर्जीव केराटिन बनने की क्रिया को ही केराटिनाइजेशन या श्रृंगी भवन कहा जाता है। और इस क्रिया के द्वारा सुरक्षा हेतु जो बाह्य कंकाल हैं उनके विभिन्न अंग बनते हैं, जैसे कि बाल है, नाखून है, वो इसी क्रिया के माध्यम से बनते हैं। तो ये हुई सारी अधिचर्म। अधिचर्म में हमने 5 स्तर पढ़े हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं चर्म, क्योंकि अधिचर्म के निचला जो स्तर है वो क्या कहलाता है, चर्म या डर्मिस। जो चर्म या डर्मिस है ये भ्रूणीय मेसोडर्म से बनती है। ठीक है, तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि त्वचा जो होती है वो एक्टोमेसोडर्मल होती है, क्योंकि एपिडर्मिस एक्टोडर्म से निर्मित हो रही है, जबकि डर्मिस जो है वो मेसोडर्म से बन रही है। अधिचर्म से ये स्तर जो होता है वो 2 से 3 गुना ज़्यादा मोटा होता है। अधिचर्म तो आपने देखा सिर्फ ऊपर की तरफ थोड़ी सी होती है, लेकिन चर्म जो होती है वो 2 से 3 गुना मोटी होती है। यह लोचदार होती है और मजबूत होती है। चर्म का अधिकांश भाग जो है ये तंतु में संयोजी ऊतकों से बना होता है। ठीक है, याद रखना, तंतु में संयोजी ऊतकों से अधिकांश जो है चर्म का भाग बना होता है। चर्म में 2 भाग पाए जाते हैं, एक तो होता है पेपिलरी पार्ट और दूसरा होता है रेटिकुलर पार्ट या जालिका स्तर। जो पेपिलरी भाग है, पेपिलरी जो लेयर्स हैं वो पतला होता है, उसमें पतले कोलेजन तंतु, लचीले तंतु, ब्लड वेसल्स, ये सब इसमें पाए जाते हैं। और दूसरी बात ध्यान रखना, इसमें रसांकुर भी होते हैं। रसांकुर समान जो है वो प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिस पर कि अधिचर्म टिकी हुई रहती है। इसके अलावा जो दूसरा स्तर है रेटिकुलर स्तर, ये मोटा होता है, और इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इसमें जितनी भी ग्रंथियां हैं, रोम पुटिकाएँ हैं, जितने भी संवेदांग हैं वो पाए जाते हैं, और साथ में वसीय स्तर भी जो है इसमें पाया जाता है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जो डर्मिस है उसमें वाइट कोलेजन फाइबर, येलो कोलेजन फाइबर, ब्लड वेसल्स, तंत्रिकाएँ, अरेखित पेशी तंतु, जितने भी त्वचीय संवेदांग हैं, त्वचीय ग्रंथियां हैं, रोम पुटिकाएँ हैं, ये सभी संरचनाएं जो हैं इस डर्मिस के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, क्लियर है।
डर्मिस के निचले भाग में जो है त्वचा मोटा जो है वसीय ऊतक का स्तर पाया जाता है जो कि तापरोधी होता है और ये त्वचा को सुडौल बनाए रखने में भी सहायता करता है। तो इतना पार्ट जो आपने पढ़ा है ये है एपिडर्मिस और जो नीचे का पार्ट है वो क्या है, डर्मिस है। क्लियर है।